जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं कावेरी इंजन को लेकर आई एक अपडेट से। कावेरी इंजन वो प्रोग्राम है जिसका इंतजार पूरा भारतवर्ष इस समय कर रहा है, क्योंकि इससे हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। फिर चाहे वो घातक यूकैब में इसका यूज़ हो या फिर संभावित यूज़ जो कि तेजस मार्क 1A में भविष्य में होना है, उसको लेकर के। लेकिन इसी बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एक बड़ी टिप्पणी करी है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ये कहा है कि अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में फेलियर के लिए रेडी नहीं हैं, तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। उन्होंने कावेरी इंजन को लेकर अपना जो विश्वास है वो जताया है, और भारतीय वायुसेना प्रमुख को इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले निकट भविष्य में कावेरी इंजन जिस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था प्रोग्राम, उसकी पूर्ति करता नजर आएगा। और निसंदेह कावेरी इंजन को लेकर के जिस प्रकार की अपडेट्स हमें हाल ही के दिनों में देखने को मिली हैं, वो इसी तरफ इंगित कर रही हैं कि कावेरी इंजन देर से ही सही लेकिन अब सही रास्ते में चल रहा है। आपको याद होगा, हाल ही में जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कावेरी डेरिवेट इंजन ऑलमोस्ट रेडी है। रशिया में इस समय इसके टेस्ट चल रहे हैं और टेस्ट अभी तक पूरी तरीके से हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहे हैं। ये रिवैलिडेशन टेस्ट है, जहां पर हमने जो इम्प्रूवमेंट्स और बदलाव किए हैं उनको हम टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसको प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल जाएगी घातक यूकैप के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा जो 29 किलोटन का आफ्टर बर्नर मॉड्यूल तैयार किया गया है, इसमें इंटीग्रेशन के बाद कावेरी इंजन ऑलमोस्ट 79 किलोटन तक का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम होगा। हालांकि 79 किलोटन तेजस की रिक्वायरमेंट को देखते हुए कम प्रतीत होता है, लेकिन ये तेजस मार्क 2 की कावेरी जो 2.0 है इसकी आधारशिला होगी, और इसके अंतर्गत एक ऐसा उन्नत इंजन बनाया जाएगा जो कि ऑलमोस्ट 95 से 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। और यदि ये थ्रस्ट लेवल प्राप्त कर लिए जाते हैं तो फिर ये इंजन तेजस मार्क 2 में भी यूज किया जा सकेगा। फ्लैट रेटेड डिजाइन होने वाली है, यानी कि इसके परफॉर्मेंस ड्रॉप की कोई भी दिक्कत आने वाले भविष्य में हमें देखने को नहीं मिलेगी। कल का दिन भारतीय वायुसेना के लिए काफी बुरा था, और कल के डिफेंस न्यूज की वीडियो में हमने आपको बताया भी है कि भारतीय वायुसेना का जो जैगुआर एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया था। उसको लेकर कुछ एडिशनल डिटेल्स भी सामने आई हैं। दरअसल भारतीय वायुसेना का जो जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है अंबाला के पास, ये बेसिकली जैगुआर डेरेन 2 है, जो कि एक ट्रेनिंग शॉर्टी में था। और उस दौरान इसमें जो टेक्निकल मैलफंक्शन है वो नोटिस किया गया, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट अनकंट्रोल होकर क्रैश हो गया। गनीमत ये रही थी कि इसमें पायलट सुरक्षित थे। जैगुआर फाइटर्स वो है जिनके एक्सीलेंट सेफ्टी रिकॉर्ड अभी तक रहे हैं, लेकिन इसके बाद से कुछ क्रैशेस हमें देखने को मिले हैं। और भारतीय वायुसेना इस समय ऐसी स्थिति में है जहां पर वो ज़्यादा एयरक्राफ्ट को गंवा नहीं सकती। लेकिन ये इकलौता क्रैश नहीं था जो कल भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट के साथ हुआ हो, और इसके बाद एक और क्रैश हुआ था जो कि बंगाल में हुआ था। और बंगाल में एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ था, या यूँ कह लें AN-32 की क्रैश लैंडिंग करवाई गई है। हालांकि गनीमत ये रही है कि दोनों हादसों में जो क्रू मेंबर हैं ये सुरक्षित बाहर निकल आए थे, और दोनों मामलों के लिए जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो यहाँ पर चल रही है, और ये पता लगाया जा रहा है कि सडन क्रैश के पीछे के कारण क्या है और वो क्या कारण थे जिसकी वजह से ये क्रैश हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने पिछले कुछ समय में अपने कई एयरक्राफ्ट गंवाए हैं, और ये भारतीय वायुसेना के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट की कमी से जूझ रहे हैं। और ऐसे में AN-32 जैसे जो एयरक्राफ्ट है इनके रिप्लेसमेंट को हमें जल्दी से कंफर्म करना होगा। F-35 वर्सेस Su-57 को लेकर अब चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती जा रही हैं, और इसमें भारतीय वायुसेना प्रमुख ने फाइनली एक बड़ी टिप्पणी करी है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई थी, जहां पर अमेरिका ने कहा था कि हम इस समय ऐसे प्रोविजन तैयार कर रहे हैं जिसके अंतर्गत भारत को F-35 प्रदान किए जाने के मार्ग को प्रशस्त किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इसी को काउंटर करने के लिए रशिया ने भी अपने Su-57 फैलन को ऑफर किया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि भारत के हिसाब से ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से कस्टमाइज किया जा सकता है, और हम नासिक में 1 वर्ष के अंतर्गत अगर अप्रूवल मिलता है तो Su-57 के प्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस पर टिप्पणी करते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने क्लियर कर दिया है कि अभी भारतीय वायुसेना किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ नहीं देख रही है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कह दिया है कि अभी हम F-35 की तरफ नहीं देख रहे हैं, और ना ही हमने अभी कोई अपने विचार इसके सामने रखे हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक AMCA नहीं आ जाता है तब तक भारतीय वायुसेना हर वो जरूरी कदम उठाएगी जो कि हमारी एयरक्राफ्ट के स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अब इसको एक हिंट के तौर पर देखा जा रहा है, या भारतीय वायुसेना ने इंगित कर दिया है कि कोई बड़ा प्रोक्योरमेंट होने वाला है AMCA के आने से पहले। अब वो किस एयरक्राफ्ट का होगा, इसको लेकर भारतीय वायुसेना ने चुप्पी साधी हुई है।
लेकिन आपको बता दें कि चाहे F-35 हो चाहे Su-57 हो, क्वेश्चन सेम है कि क्या ये एयरक्राफ्ट भारत के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो F-35 बाद में, पहले अमेरिका भारत को जेट इंजन की डिलीवरी शुरू कर दे F-404, जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और उसके बाद अमेरिका ये भी सुनिश्चित करे कि अगर वो रोड मैप तैयार कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं, तो ये भी प्रोविजन बनाया जाए कि भारत अपने ज़रूरत के हिसाब से उस पर मॉडिफिकेशन कर पाए, इंडियन मेड सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया जा सके, इंडियन मेड वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन हो सके, अन्यथा ये हमारे लिए किसी काम के नहीं होंगे। और अगर रशिया की बात रही तो रशिया के सामने भी कुछ क्वेश्चन है जिनका जवाब रशिया को देना होगा। ये बात सही है कि रशिया 1 वर्ष के अंतर्गत Su-57 का निर्माण भारत में शुरू कर सकती है, उनके पास ये कैपेसिटी है, लेकिन सवाल ये है कि किस इंजन के साथ भारत को ये ऑफर किए जाएंगे। क्या रशिया अपने AL-51 का मास प्रोडक्शन कर सकता है? क्या एसा रडार पर वो डिटेल दे सकते हैं? और अगर एसा रडार भारत का यूज़ करना चाहे भारत, तो क्या इसकी परमिशन मिलेगी? बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मिलने अभी ज़रूरी हैं। और क्योंकि अब ये चीज़ इंगित हो चुकी है कि MRFA में FGFA को जगह मिल सकती है, तो उसके बाद से देखना इंटरेस्टिंग हो रहा है कि क्या वाकई जो हलचल है ये प्रैक्टिकली कुछ हमें बड़े रिजल्ट देगी या सिर्फ हवाई बातें ही चल रही हैं। जैसा कि हाल ही में हम सब जानते हैं कि अस्त्र मार्क 3 को गांडीव नाम से रीनेम किया गया है और ये मिसाइल एक लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल होने वाली है। इसको लेकर भारत में जितनी चर्चाएं हैं उससे कहीं ज़्यादा चर्चाएं पाकिस्तान में शुरू हुई हैं और पाकिस्तान में इस समय अस्त्र मार्क 3 का जो खौफ है वो अभी से देखा जाने लगा है। अस्त्र मार्क 3 को लेकर पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और इसी बीच एक लोकल मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड फहद मसूद ने कुछ अलार्मिंग जो नोट कह सकते हैं वार्निंग है पाकिस्तान को दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत को बहुत हल्के में ले रहा है और अस्त्र मार्क 3 की जो एडवांस कैपेबिलिटी हैं, इनके पास इतनी ताकत है कि ये जो एरियल बैलेंस है उसको भारत की तरफ टिल्ट कर सकती हैं और जो पूरा का पूरा फेवर है ये भारत की तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा निसंदेह पाकिस्तान इस समय इनको काउंटर करने के लिए ऑप्शंस की तलाश कर रही है और इसमें तुर्की की जो गोखान और चाइना की PL-21 जैसी BBR मिसाइल्स हैं ये पाकिस्तान को मदद तो कर सकती हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो अस्त्र मार्क 3 जैसी मिसाइल्स हैं ये कहीं ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं और भारत इनको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर कर रहा है। उन्होंने कहा कि अस्त्र सीरीज में 3 मिसाइल्स देखने को मिल रही हैं और तीनों अपने रेंज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा घातक हैं। एक तरफ अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 1, जो कि अस्त्र मार्क 1 80 से 110 किलोमीटर और अस्त्र मार्क 2 140 से 160 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आती हैं और ये दोनों जो कन्वेंशनल रॉकेट फ्यूल है उसको यूज़ करती हैं। लेकिन जो अस्त्र मार्क 3 है ये बेसिकली SFDR टेक्नोलॉजी पर इक्विप्ड है, यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, जो कि इसको लॉन्ग रेंज प्रदान करेगी और ये पाकिस्तान के हाई वैल्यू एसेट्स को टारगेट कर सकते हैं जिसमें एवैक्स और टैंकर एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। और इनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के पास अगर देखा जाए तो सीरियसली कोई जवाब नहीं है। हम पूरी तरीके से चाइनीज़ मिसाइल पर डिपेंडेंट हैं और जो अमेरिकी एमरम्स हैं जिनकी रेंज 105 से 120 किलोमीटर की है, जो F-16 के द्वारा कैरी की जाती हैं, ये भी इस एक मिसाइल के सामने बौनी साबित हो जाएंगी और पाकिस्तान को इसका जवाब जल्दी से ढूंढना होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।